करने का निर्देश उन्होंने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को दिया। किसी भी दिशा में ऑक्सीजन बाधित न हो, यह निर्देश भी दिए हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी न हो और कालाबाजारी करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, यह निर्देश भी उन्होंने दिए। मेडिकल टेस्टिंग, डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इस पर बल देने के लिए कहा है और मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में जनता को निरंतर जागरूक रखें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स को मजबूत करें और इसके साथ साथ जो भारतीय जो मेडिसिन्स है, जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो यहाँ पर औषधियां बनती हैं, उनका उपयोग जो है आयुर्वेदिक सब चीजों का उपयोग ऐसा हो जिससे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से बीमारियों को लड़ने का एक विशेष बल मिलता है और निश्चय ही इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा, ये उन्होंने कहा। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र का भी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। राजस्व वृद्धि किसी भी प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। यह इंडिकेशन इस बार भी है, जो अभी तक की राजस्व वृद्धि सितंबर में हुई है, कि पिछले वर्ष से ये राजस्व वृद्धि लगभग समानांतर या हो सकता है ज्यादा ही आए। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक मंडली बैठक में हर जिलाधिकारी, हर कमिश्नर से ये निर्देश दिया कि जितने मद में जो राजस्व संग्रह का कार्य है उनकी एक एक चीज की प्रत्येक समीक्षा करें और उन्होंने एसीएस राज्य कर को भी निर्देशित किया है कि पूरे विभाग को एक्टिवेट करें, लोगों को ट्रेन करें कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं व्यापारियों के लिए और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने कहा है कि वो स्वयं भी अब जल्दी ही समीक्षा करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्टार्टअप योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को मिले। बैंकर्स कमेटी की बैठक बुलाकर कार्रवाई हो। एमएसएमई इकाइयों का सुदृढ़ीकरण, उनको स्थापित करने में मजबूती से कार्य हो, यह निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पहली इन्वेस्ट यूपी की उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता की। आप सबके संज्ञान में है कि इस आयोजन में सभी निवेशक, उद्यमी, उद्योगपति का उन्होंने स्वागत और अभिनंदन किया। ये वर्चुअल माध्यम से जो बैठक थी, ये एक अनूठी बैठक थी, क्योंकि ये पहली बैठक भी थी और अनूठी बैठक भी थी। और इस बात का भी एक विशेष इस पर बैठक पर का जो है इसकी खास बात ये थी कि ये बैठक प्रदेश सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के द्वितीय स्थान के आने के बाद की उद्योग से संबंधित पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री जी ने आज ये कहा कि उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पूरा देश का जो जीडीपी है उसका 8% यूपी से आता है। मुख्यमंत्री जी ने 24 करोड़ की जनसंख्या को जो है आगे ले जाने के लिए इसके 56% जो कामकाजी जनसंख्या है, इसका हुनर बढ़ाने और रोजगार के प्रति विशेष रूप से बल देते हुए आज ये बैठक आयोजित की है। जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, जहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जहां पर हर प्रकार से परसेप्शन अच्छा होगा, तो इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट होगा चाहे वो लघु उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो बृहद उद्योग के क्षेत्र में हो, तो रोजगार बढ़ेगा। इस ओर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया है। आज ये बहुत ही सफल बैठक उन्होंने आयोजित की है और उत्तर प्रदेश के निवेश पोर्टल जो पूरी धुरी है इस पूरे कार्यक्रम की, सिंगल विंडो सिस्टम की, उसको और मजबूत करके ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से लोगों की सभी व्यवस्थाएं, सुविधाएं एट अ क्लिक ऑफ द बटन सुनिश्चित करने का निर्देश आज उन्होंने दिया है। गृह विभाग की सूचना के अनुसार 2,28,592 एफआईआर अब तक दर्ज है। 4,30,995 लोगों को नामजद किया गया है। 73,200 वाहन सीज किए गए हैं। 83 करोड़ 10 लाख रुपए शमन शुल्क जमा है और 924 एफआईआर इसी एक्ट की अब तक दर्ज कर दी गई है। फेक न्यूज के मामले में 2,621 मामले संज्ञान में आए हैं।
पिछले 24 घंटे में 14 मामले संज्ञान में आए हैं और फेक न्यूज के मामले में 105 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी फिल्म सिटी के निर्माण के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, उसके लिए प्रथम बैठक जो है कल 12 बजे दिन में 5 कालिदास मार्ग पे बैठक करेंगे। इसमें नामी ग्रामी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं और फिल्म से जुड़े हुए सभी मानिंद लोग हैं, सिंगर्स हैं, उनको सबको जो है बुलाया गया है, आमंत्रित फिल्म बंधु की तरफ से किया गया है। और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कुछ आएंगे, कुछ फिजिकल मीटिंग के माध्यम से आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका स्वागत करते हुए कल इस बैठक को आयोजित करने का निर्देश दिया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5:30 बजे सभी आयोग के अध्यक्ष, सभी जो भर्ती बोर्ड है, सभी जो रिक्रूटमेंट के संदर्भ में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के वरिष्ठतम अधिकारियों को और उन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को बुलाया है जहां भर्तियां होनी है। आपको मालूम है कि 3 लाख से अधिक प्रदेश सरकार ने 3 साल में भर्तियां की हैं। आगे भी जो है लगभग 86,000 से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। कुछ भर्तियों का रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। शिक्षा विभाग में 31,365 जो है शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों का चयन जो है बहुत ही जल्दी होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी जो है कतिपय लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये एक पूरे अभियान के तहत उन्होंने आदेश दिया है कि आज बैठक आयोजित की जाए। आज शाम को 5:30 बजे बैठक है, जिसमें प्रत्येक विभाग का रिव्यू होगा जहां जहां जो है भर्तियां हो रही हैं, और उसके अभियान के तहत अगले 3 महीने में इनके कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए और अगले 6 महीने में भर्तियों को पूरा करते हुए ये कार्य का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से निवेदन करूंगा कि वो जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी और पूरे कोविड अभियान की जो पूरा लड़ाई है उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। बंद भी कर दीजिए ये देखिए। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,703 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में 6,320 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अर्थात जितने लोगों को संक्रमण हुआ उससे 1,600 से अधिक व्यक्ति जो पहले से संक्रमित थे उपचारित होकर वो अपने घर गए। अब तक कुल 2,89,594 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और आज हमारे रिकवरी का प्रतिशत 80.69% है, 80.69%। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 64,164 है और इनमें से 33,040 लोग 33040 इतने लोग इस समय होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 3,822 लोग निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। 230 लोग सेमी पेड फैसिलिटी में L1+ की जो फैसिलिटी होती है उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के सभी लोग जो हमारे राजकीय L1, L2, L3 की व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था, जिसमें चिकित्सा बिल्कुल निःशुल्क की जाती है, वहां पर बाकी लोग स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। संक्रमित व्यक्तियों में से अब तक कुल 5,135 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,35,990 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर के 86,76,627 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,14,515 इलाकों में 3,70,010 मानव दिवस, टीम दिवस के माध्यम से 2
2,43,76,551 घरों का सर्वेलेंस किया गया और इन घरों में 2,43,76,551 घरों में 12,11,12,473 लोग रहते हैं। टेस्टिंग की क्षमता का लगातार विकास किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है और इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा RT-PCR की 3 नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं, जो जनपद बलिया, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर में स्थापित की जा रही हैं। ये इस महीने के अंत तक ये तीनों प्रयोगशालाएं भी क्रियाशील हो जाएंगी। इन पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। अब तक 64,507 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जा चुकी है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए और आप जानते हैं कि ये प्रमुख कार्यालयों में या प्रमुख प्रतिष्ठानों में स्थापित किया जाता है, जहां पर पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर उपलब्ध होता है। अब तक इनके माध्यम से 7,69,949 लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान की गई है। नॉन कोविड केयर के अंतर्गत 1 सितंबर से 20 सितंबर तक पिछले वर्ष जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनमें 14,109 मेजर सर्जरी की गई थी और इस वर्ष इसी अवधि में 10,144 मेजर सर्जरीज की गई हैं। तो ये जो सुविधाएं हैं नॉन कोविड केयर की, चाहे वो संस्थागत प्रसव हो या सर्जरीज हो या महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए ANC की बात हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के क्लिनिक्स हों या और जो भी इस तरह की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन आप घर बैठे भी, अगर आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो, अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप घर बैठे भी ई-संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं, उनकी राय आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत ही उपयोगी पोर्टल है जिसमें कि आपकी डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत होती है। डॉक्टर आपको सामने देखते हैं, आपको आपका परीक्षण भी कर सकते हैं वीडियो पर और फिर आपको दवाइयां भी वो प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। आप घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। इस बीमारी की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है और कोई एक कारगर दवा नहीं है, इसलिए हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें जो सावधानी के तरीके हैं उनका लगातार प्रयोग करते हुए हमें अपने आप को संक्रमण से बचाना है और इसके लिए अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए। सब गतिविधियां चल रही हैं, अनलॉक हो गया है, लेकिन लापरवाह मत होइए। संक्रमण नहीं गया है अभी और वैक्सीन नहीं आई है, इसलिए जो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम बचाव के तरीकों को अपनाते रहें, इन्हें हम बिल्कुल ना भूलें और अपने हाथ को हम साबुन पानी से बार बार साफ करते रहें। अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। और अगर आप ऐसा करते हैं तो न केवल आप कोविड से बचेंगे, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचेंगे, बल्कि और भी कई प्रकार के संक्रमण से, जैसे कि H1N1, इसका भी संक्रमण इसी रास्ते से फैलता है, आप उससे भी बचेंगे। आप जो जब आगे समय आएगा, जब फ्लू का समय आता है, इन्फ्लुएंजा का, आप उससे भी बचेंगे। तो इसलिए अगर आप इसे अपने हैबिट का, अपनी आदत का भाग बना लेते हैं, हिस्सा बना लेते हैं, तो कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियों से भी आप बचेंगे। और अगर आप हाथ साफ करते रहते हैं तो इससे खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं वो डायरिया, डिसेंट्री वगैरह से भी उनका बचाव होता है और भी कई प्रकार की बीमारियों का से हमारा बचाव होता है। तो सावधानियां जो हैं इनको अपनाते रहिए, इनको प्रयोग में लाते रहिए, हाथ को साफ करते रहिए, मुंह और नाक को ढकते रहिए और कहीं भी जाइए